पीछे 50 आदमी पुलिस के। जैसे ही मैं अंदर घुसा तो वो, और मैं दीवार फांद के गुप्ता जी के घर में गया। गुप्ता जी की माँ बड़ी बहादुर थी। अच्छा। बोलो रामविलास तू इस गेहूं वाले कोठे में बढ़ जा और मैं बोरी आग अड़ा दूंगी। और वो वही किया। 3 मिनट का समय याद है। राइफल का बट लग रहा है, लाठी लग रही है, मैं इनकलाब, भारत माता की जय, बच्चे मेरी जवाब दे रहे हैं। और फिर मुझे 3.5 घंटे बाद होश आता है। वो सीनियर एडवोकेट थे, उनको पता लग, और वो जोर से हरामजादे, जिंदा भगत सिंह के दर्शन तो कर ले रिमांड पर भेजने से पहले। रात को 2:30 बजे एक आदमी कंबल ओढ़ के आता जी। और वो बड़ा गिलास में दूध, घी, हल्दी मिला के आपका दर्द दूर करने के। हाँ। तो मैंने कहा यार दिन में तुम कुछ और होते हो। बोला हम आपके बहुत शुभ चिंतक हैं। चौधरी देवीलाल ने मेरे से चिट्ठी लिखवाई, चौधरी रणजीत सिंह अपने बेटे अपने बेटे। अरे बोले ये जनसंघी बालक, एक 13 साल का ललित बत्रा सोनीपत का जी 7वीं का स्टूडेंट, वो भी सत्याग्रही बन के आया। और बोले ये रामविलास देखो, इसकी शरीर देखो, तुम भी कुछ जाटा के छोरे 10वीं पढ़े रहे। पिताजी बीड़ी पीने लग रहे और विज साहब जाने लगे। अरे बोला कोई डिप्टी था उनका, कौशिक। अरे बोलो कौशिक ये पूछो कौन है। तो पिताजी से बोले भाई मैं रामविलास का बाप हूँ और ये रामविलास की माँ है, मिलने आए। तो विज ने कहा ये तो रामविलास तो जेल तोड़ देगा था, इसकी तो मुलाकात कराओ। बंसीलाल जी को ये वहम था कि भिवानी से रामविलास को चुनाव लड़ाएंगे जी, इसीलिए तो गया भेजा। इमरजेंसी लगाने की जो तीनों ताकतें हैं वो चुनाव जरूर हारेंगी। बोले इंदिरा जी भी मगा और वो उछले। अरे साहब लोग रात के अंधेरे में सपना देखते हैं, आप सूरज की रोशनी में सपना देख रहे हैं। मेरा नाम रामविलास सिंह चौहान रख लिया। अच्छा। और उस चुनाव में हर बूथ पर गए। और हाँ, बुधा जी जीता जी चौहान 643 वोटों से जीता। और वो मुरारजी का आदमी था, मुरारजी के पास आ गया और मुरारजी के पांव पकड़ के रोने लगा। पहले वो हरियाणा का चौहान ऐसा क्रांतिकारी, ये वो जो 3rd डिग्री मेथड होते हैं ना, वो अपने शरीर पर सारे आजमाए। नहीं, इंदिरा संजय बंसीलाल चुनाव हार गए हैं। जनता पार्टी भारी बहुमत की ओर, और बीच में एक गाना आता था, सुबह वाली गाड़ी से चले जाएंगे। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों आज हम पॉडकास्ट में एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर रामविलास शर्मा। भारतीय जनता पार्टी के जाने माने चेहरे हैं, भारतीय जनता पार्टी के फेस हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के रह चुके हैं 2 बार, और इसके अलावा कई विभागों के मंत्री रह चुके हैं। और इसके अलावा भी पार्टी ने अलग अलग समय पर इनको अलग अलग दायित्व दिया है। आज 25 जून को विशेष दिवस है, भारतीय जनता पार्टी काला दिवस मना रही है। और रामविलास शर्मा जी को आज रेवाड़ी की भाजपा इकाई ने आमंत्रित किया है आपातकाल पर अपनी बातें सुनाने के लिए। आपातकाल पर जो वहाँ के जो कष्ट सहे लोगों ने, किस तरह का माहौल था, वो सुनाने के लिए। इससे पहले एनजेपी हरियाणा के स्टूडियो में पहुँचे। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर साहब। धन्यवाद महेश जी। तो सीधे सीधे काम के मुद्दे पर आते हैं हम। तो आपका ये तो परिचय, ये लोकतंत्र सेनानी संघ जो है वो उसके संरक्षक हैं ये, और संरक्षक के साथ साथ जो ये लोकतंत्र सेनानी संघ है, ये आपातकाल के जो राजनीतिक बंदियों का जो संगठन है, वो आपातकाल के राजनीतिक बंदियों के संगठन के संरक्षक है। तो आपसे सबसे पहले आपकी जेल जाने की कहानी जानना चाहते हैं। देखिए महेश जी वैद्य, मैं बड़भागी हूँ। एक तो मेरा
जन्म पंडित श्री जयराम शर्मा के घर में हुआ। वो किसान थे राजावास की ढाणी में, और पूज्य माँ गिंदोड़ी देवी की कोख से मेरा जन्म हुआ। फिर मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हुआ। 15 जून 1970 को मेरी शादी हुई, और 29 जून 70 को मैं परम पूजनीय गुरुजी माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी की उपस्थिति में हम 8 लोग संघ के प्रचारक निकले। कितने दिन बाद शादी के? बहुत 14 दिन बाद, 14 दिन बाद, 29 जून की बात है। जी जी। परम पूजनीय गुरुजी हमारे संघ शिक्षा वर्ग रोहतक में आए थे। श्रीमान इंद्रेश जी, मैं, नरेश अग्रवाल, दिल्ली के चंद्रमणि जी, ऐसे 8 लोग। इंद्रेश जी आज भी संघ के वरिष्ठ प्रचारकों में से हैं। जी जी। और इमरजेंसी में उस समय जनसंघ का हरियाणा का संगठन महामंत्री था, और गुजरात डॉक्टर मंगल सेन जी, हम 5 लोगों को गुजरात लेके गए। मई में वहाँ चुनाव था। जी जी। और मैं था, ध्रुवचंद जी बंसल होडल वाले थे, प्रकाश चंद जी जैन हिसार के थे। ये आपातकाल से पहले की बात है। आपातकाल से पहले की बात है। जी जी। और ठाकुर नसीब सिंह केड़ंगा वाले कलानौर से एक्स MLA थे। ओम प्रकाश जी अत्रेजा करनाल वाले, और हमको कपड़वंज एक विधानसभा में जो खेड़ा जिले की थी, जी जी, और विनोद गाड़ी हमारा एक 27 साल का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे थे। जी जी। तो विनोद गाड़ी के 2.5 कमरे का मकान था, और ठाकुर नसीब सिंह कहने लगे, जी, रामविलास सूरत तो भूखे मरने का जी जी हिसाब किताब है, तू जान है अहमदाबाद। और उस समय अहमदाबाद में, गुजरात में 188 विधानसभा में मोरारजी भाई की कांग्रेस, हमारा जनसंघ, और 8 विधानसभा सीटें चौधरी चरण सिंह के लोकदल को दी थी। जी जी। और कुशाभाऊ ठाकरे बाद मतलब जो गठबंधन हुआ उसमें कुशाभाऊ ठाकरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए बाद में, वो और श्रीमान सुंदर सिंह जी भंडारी वहाँ गुजरात चुनाव में जनता मोर्चा बना के जी जी वहाँ इंचार्ज थे। और मैं वहाँ गया, और ठाकरे जी ने कहा, रामविलास कैसे आ गए? मुझको जी बोलो, अभी मई की गर्मी गुजरात में बहुत होती है, कि तुम स्नान ध्यान करो खाना खाते समय। और मैंने कहा, जी कोई जीप हो जाए, कोई डीजल हो जाए, तो ये चुनाव हम जीत सकते हैं, व्यवस्था कर दो। तो कपड़गंज का मेरे एक मारा धोल, साला जितना लंबा तड़ंगा है, ऐसी बात। ये सीट हमारी थी नहीं। ये मोरारजी ने कहा कि बुधाजी जीताजी चौहान कांग्रेस से लड़ रहा है, ये जीत के मेरे पास आएगा। हमने ये विनोद गाड़ी खड़ा कर दिया। भंडारी जी ने कहा, तेरी जेब में कितना पैसा है? मगर जी 370 रुपया है। अच्छा। तो भंडारी जी ने कहा, कुशाभाऊ इनको कुछ पैसा दो, भूखे मत मरना, मस्ती करना, कोई वो नहीं है, भोजन करना आराम से ना। मुझे 450 रुपया और दिया। फिर हमारी जान पहचान हो गई। हरियाणा के लोगों ने एक धक्का स्टार्ट जीप दे दी, और मेरा नाम रामविलास सिंह चौहान रख लिया। अच्छा। और उस चुनाव में हर बूथ पर गए। और हाँ, बुधाजी जीताजी चौहान 643 वोटों से जीता, और वो मोरारजी का आदमी था। मोरारजी के पास आ गया, और मोरारजी के पांव पकड़ के रोने लगा। कहले, वो हरियाणा का चौहान ऐसा क्रांतिकारी, ये वो। ठाकरे जी का मुझे फोन है, मोरारजी भाई प्राइम मिनिस्टर हो गए। अरे बोलो, वो मोरारजी तड़प रहे हैं तेरे से मिलने के लिए, किसी दिन आओ। तो हम क्या जादू किया वहां, इतने वोट क्या किया यार, क्या किया। तो 8 बजे मुझे मोरारजी भाई ले, वो चरखा काट रहे 8 बजे मोरारजी भाई। और मैं
अरे चौहान साहब, वो बूढ़ा जी जीता जी चौहान रोने लग गए कि मैं मार दिया जी, और तुम्हारे पास कोई गाड़ी नहीं थी, कोई साधन नहीं था, कोई बैठने की जगह नहीं थी, फिर भी ऐसा चुनाव लड़ लिया। तुमने ऐसा क्या किया? मगर जी हम हर बूथ पर गए, बोलते गए, सुनते गए लोग। खैर ठाकरे जी ने कहा ये तो ब्राह्मणों का लड़का है, हमने चौहान कह रखा चौहान नाम रख लिया था इसका। मोरारजी भाई हंसे, कही ये भी काम कर लेते हो आप। कुल मिला के हम गुजरात चुनाव में बाबू भाई पटेल मुख्यमंत्री बना के जनता मोर्चे का, मोरारजी भाई का आदमी, और मकरंद देसाई हमारे डिप्टी सीएम हुए, और पूरा सरकार बना के हम वापिस आ गए। 24 जून को हम रोहतक आ गए जी। 25 जून की रात को इमरजेंसी डिक्लेयर। जी। बापूराव जी मोघे संघ के राष्ट्रीय अधिकारी थे, तो कोई भी कठिनतम बात होती है तो सौभाग्य से मेरे जिम्मे आती है। जी। माननीय प्रेम जी गोयल हमारे प्रांत प्रचारक थे। जी। तो कह रामविलास, मोघे जी को दिल्ली पहुंचाना बहुत जरूरी है। इमरजेंसी लागू हो गई। सबसे पहला हथौड़ा संघ पर पड़ा। जी। पाबंदी लग गई संघ पर। रोहतक में हमारा कार्यालय, उसमें जो सरकारी कर्मचारी संघ के स्वयंसेवक थे उनकी लिस्ट। जी जी। तो प्रेम जी गोयल ने पहले मुझे कहा कि भाई वो लिस्ट कार्यालय से निकाल के लाओ। मैं कार्यालय गया और वो लिस्ट निकाल के मैंने अपने पजामे के नीचे दबा के, लक्ष्मीचंद जी गुप्ता का घर कार्यालय के पास था, ताकि उन तक गिरफ्तारी की आंच ना पहुंचे। पीछे 50 आदमी पुलिस के। जैसे ही मैं अंदर घुसा तो वो, और मैं दीवार फांद के गुप्ता जी के घर में गया। गुप्ता जी की माँ बड़ी बहादुर थी। अच्छा। बोलो रामविलास, तू इस गेहूं वाले कोठे में बढ़ जाए और मैं बोरी आग गड़ा दूंगी। और वो वही किया, और वो सब इधर उधर घूमते थे। वो लिस्ट लेके आया और फिर श्रीमान बापूराव जी मोघे को एक मोटरसाइकिल पर, और हम दिल्ली छोड़ पहुंचाने में कामयाब हुए। 25 जून के बाद 2 संस्थान ऐसे थे जी। एक शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सत्याग्रह जी। हर सप्ते में 10 का, 11 का, 20 का जत्था स्वर्ण मंदिर से इमरजेंसी के खिलाफ रोज निकला। जी। एक हमारा संघ परिवार, जन संघ, विश्व हिंदू परिषद, और हर जिला हेडक्वार्टर पर एक जत्था जरूर निकला। बात तो को गिरफ्तार नहीं करते थे जब जत्था निकालते थे? जत्था निकालते थे गिरफ्तार कर लेते थे। अच्छा। फिर कहीं दूर ले जाके छोड़ देते थे। किसी विरोध तो किया जा रहा था आपातकाल? हाँ, पूरा हर जिले में। तो आप उस पॉइंट पे जो मैं जानना चाहता हूँ, गिरफ्तार नहीं, रोहतक से 8 लोगों का जत्था जी, जिसमें सारे प्रमुख आदमी, लाला अमीर चंद बब्बर हिंदू कॉलेज के प्रधान जी, लाला भगवान दास बंसल तूफान वेल साबुन के मालिक जी, प्रोफेसर श्याम पसरीजा, मदनलाल हरजाई हमारे कार्यालय के प्रमुख जी जी, एक जगदम्बा 5 जन ऑर्गेनाइजर बेचता था, लद्दाराम, ये 8 लोगों को 22 दिन तक। बड़ी याददाश्त आपकी प्रोफेसर साहब। 8 लोगों को महेश जी 22 दिन तक जी जेल में नहीं भेजा। जेल नहीं भेज रहे? जेल नहीं भेज रहे, इधर उधर घुमा रहे। उनकी लोकेशन मुझे पता थे। तो हमारी एक बैठक हुई, श्रीमान प्रेम जी गोयल, सुंदरलाल सेठी जो रोहतक नगर पालिका के चेयरमैन हुए, वेद प्रकाश जी दुआ, और डॉक्टर अशोक गर्ग कैथल के जी, वो विभाग प्रचारक थे जी, और सपड़ा जी हमारे संघ चालक थे रोहतक जी। रात को 11 बजे, क्योंकि हमारे वर्किंग आवर्स या तो रात को या सुबह सुबह, मेरी लंबाई
पहचान थी। और तो सपड़ा जी रोने लग गए। ओ शर्मा जी सानू तुसी दसो तो सही, ये 22 जनानी आके मेरे घर छापा कर दिया कि तुसी दसो तो सही, मरे हुए जिंदा ने असी उन्होंने की करी है तुसी। और सपड़ा जी भी रोए हमारे पास, और अशोक जी गर्ग के पास रोने के सिवा कोई था नहीं, उपाय नहीं कोई है। उपाय। खैर हमने योजना बनाई। एक सेशन जज हमारे विचार के थे। उन्होंने कहा जी मेरी कोर्ट में 4 एजेंसी काम करती है जी। सीबीआई है, आईबी है, हरियाणा सीआईडी है, और सतपाल सैनी वकील था हमारा जी। उसकी ड्यूटी लगेगी, तू एप्लीकेशन देगा। उसने एप्लीकेशन टाइप की सीआईडी वाले ने, और सतपाल सैनी को गिरफ्तार किया। मैं 11 आदमी लेके नाहड़ पहुंच गया, और वहां 100 आदमी पुलिस के, सालावास का थानेदार सरदार राम सिंह, वहां चौकी इंचार्ज मेहता जी, और मेरी खाकी सी पैंट होती थी, एक शर्ट, और ये 8 आदमियों को पुलिस ने ट्रक में बिठा लिया। और मैंने कहा कि भाई अंदर जाओ, लोकल कमिश्नर आ रहा है। ये उस हवलदार को भी घींच ले गए, अंदर चले। मेहता जी अंदर आए कोट पहनने, तो सरदार राम सिंह बोला मेहता जी तुझे किवें अंदर आ गए? भाई यार लंबा तिरंगा लगता है, कोई आई भी दा कि कादा आई भी दा जेदे आपा वारंट चुकी फिर दे हैं, वही तो प्रोफेसर रामविलास शर्मा है। तो कोट काट पहन के आया, और उसने कहा कि भाई किस हरामजादे ने इनको अंदर भेजा? चौकी के साथ वहां सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। अच्छा। रेसेस हो रही जी। और मेरे हाथ से एक वो थप्पड़ लग गया। किसको? मेहता को। अच्छा। वो गाड़ी सुनी नहीं थी ना। तो फिर मुझे 3 मिनट का समय याद है। राइफल का बट लग रहा है, लाठी लग रही है, मैं इनकलाब, भारत माता की जय, बच्चे मेरी जवाब दे रहे हैं, और फिर मुझे 3.5 घंटे बाद होश आता है। कितने तारीख की बात है ये 30 नवंबर 1975। आपकी गिरफ्तारी हुई उस गिरफ्तारी। तो गुरबख्श लाल पुरी डीएसपी चाय का कप लेके आया। मैं एक कंबल पर पड़ा हूँ, खून से लथपथ सारी शर्ट, और पुरी ने कहा कि शर्मा जी वेरी सॉरी मगर नहीं कुछ, मैं चाय उन दिनों में पीता नहीं था, शरीर में जान भी थी जी जी। कि पर शर्मा जी आपने वादा पूरा कर दिया। आपने ये कहा था 3 बजे तक मेरे शरीर में प्राण होंगे तो ये 8 लोग थाने के अंदर मिले। अब हम इनकी 107-51 में चालान करेंगे जी, और आपको झज्जर हवालात में। आप पर गंभीर धाराएं लगाई? नहीं, वो अभी लगाते हैं ना 107-51 के बाद। अच्छा, इनको 8 को जेल में भेज दिया जी। वो वादा पूरा हो गया। मुझे 4 दिन झज्जर हवालात में रखा जी। वहां राजकुमार वशिष्ठ दोंगड़ा हीर के जी एएसआई थे, वो छुट्टी लेके भाग गए रिश्तेदारी में। एक रघुवीर यादव बुचोली गांव के, मेरे ऊपर वहां हवालात में भी आईबी का विजिलेंस था। तो रघुवीर यादव बुचोली की मेरी दादी थी, वो उस तरह मान सम्मान करते थे जी। वो बच्चे मंगलवार को प्रसाद देने आए तो वो आईबी वाला ने कहा क्या है, क्या हमारा बाबा है? इतनी देर में रघुवीर सर हमारे जी जी जी। फिर एक 10 दिन के बाद रिटायर होने वाला सब इंस्पेक्टर था रामकिशन सैनी हांसी से जी, उसको लाए और उस पर 4 दिसंबर को 4 दिन हवालात में वही कपड़े जी। और 50 पुलिस वाले, सूद नाम का मजिस्ट्रेट था जी, उसके यहाँ घर पर पेश किया। लाला ओंकारमल बहादुरगढ़ के जी जी। 82 साल के वो सीनियर एडवोकेट थे,
उनको पता लग गया और वो जोर से हरामजादे, जिंदा भगत सिंह के दर्शन तो कर ले, रिमांड पर भेजने से पहले। तो वहाँ घर पहुंच गए जज के घर पहुंच गए वो। अच्छा हाँ। तो उसने कहा कि ये सब कैसे जी, सबसे सीनियर मोस्ट एडवोकेट है जिले के, कि ये रामविलास जी की यहाँ जानकारी कैसे? रामविलास जी यहाँ प्रचारक रहे, ये 4 दिन से कपड़ों में सूरजभान जिंदल की पत्नी ऊपर से कंबल डाल दिया जी। और बच्चा जानता है। तो 11 दिन का पुलिस रिमांड जज ने दिया और मुझे 9:30 बजे की बस से अंबाला के लिए, अंबाला जेल नहीं, इंटरोगेशन सेंटर अलग था। अच्छा। जेल से अलग था। और वहाँ एक आईबी का कोई सरदार मलिक था। जी। तो वो रात को 2 बजे 8-9 आदमी मारने पीटने में, विल को तोड़ने, रिमांड का मतलब भाई आदमी को इसकी विल टूटे। तो एक तो दर्पण अखबार निकालते थे जी, और वो जो भी पूछे, मैंने कहा ये काली रात बीत जाएगी। दर्पण मेरे ख्याल से फरीदाबाद से निकलता था। नहीं, दर्पण हम बहादुरगढ़ से बहादुरगढ़ से जो एक साप्ताहिक था जी। और ये जो गाड़ियां दिल्ली से इधर उधर आती थी ना जी, उनमें वो ये नमकीन मिला के, तो कई सवारियों को ऐसे बोले यार वो लाओ ना जो कागज होता था। तो वो कंग मेरे इंटरोगेशन के इंचार्ज थे, सरदार बूढ़े से आईपीएस थे। मतलब यातनाएं दी गई उस समय, यातनाएं भयंकर। तो सारा गुप्तांग जला के रखा, सब जो 3rd डिग्री मेथड होते हैं ना, वो अपने शरीर पर सारे आजमाए गए। तो आपको तो बहुत टॉर्चर किया गया। जी। तो पूछते क्या थे, दर्पण कहाँ से निकालते हो? आपके पास एक सरकारी कर्मचारियों की लिस्ट है? मैंने कहा वो तो मैंने फेंक दी थी। और वो मलिक कंग साहब को सुबह कतारना, कहा जी मैं राती 2 बजे हवालात बंद करना, 8 बंदे में ए दे उत्ते लाने, पर राती 2 बजे मेरे वालों पूछदा है सायराना अंदाज कि यार मलिक एक काली रात बीतूगी, तुसी अपना आता पता दे के जाना, साड़ी अखा दीदार। तो आप कहते थे उसको? हाँ, मैं उसको पूछता था। तो कंग का भला हो, कंग ने कहा ओए ये छोटी मोटी रकम नहीं है मलिक, ध्यान रखना। उस कंग का भला हो, उस दिन के बाद 70% टॉर्चर जो था वो कम कर दिया, कम हो। उस समय दायित्व क्या था संगठन में आपके पास? मैं जनसंघ का संगठन महामंत्री। रात को 2:30 बजे एक आदमी कंबल ओढ़ के आता जी, और वो बड़ा गिलास में दूध घी हल्दी मिला के आपका दर्द दूर करने के हाँ। तो मैंने कहा यार दिन में तुम कुछ और होते हो। बोला हम आपके बहुत शुभ चिंतक हैं, ये शरीर इस देश की अमानत है, इसको ठीक रखना भी हमारा काम है और हम आपके बहुत शुभ चिंतक हैं। हमारी डील हुई। मैंने कहा ये चिट्ठी है मेरी, ये हमारे प्रांत प्रचारक श्रीमान प्रेम जी गोयल तक पहुंचा दे, मैं भरोसा करता हूँ। उन्होंने तो वो चिट्ठी, वो सिपाही थे, हवलदार नहीं वो एएसआई थे। मतलब विश्वास में आ गया, आपकी चिट्ठी ले गए। वो प्रेम जी गोयल को पहुंचा दी उन्होंने। मैंने वो दूध, उसके बाद वो दूध और घी वो पिलाते रहे। फिर अंबाला से रिमांड पूरा होने के बाद मुझे झज्जर कोर्ट में पेश किया। उस समय रोहतक जिले के वरिष्ठ वकील 40। कितने दिन रहे अंबाला टोटल? 11 दिन। 11 दिन बाद आपको पेश किया झज्जर जी। और हरसरू बूरा विधायक हो गए थे महम से, उसका मैं इंचार्ज था जी। तो उस तारीख पर हरसरू बूरा एडवोकेट थे, वो भी आए और 40 वकील वहां आए। वो ओंकार मल जी आ गए वहां और उनकी भड़ास जो थी वो हरामजादे, जिस दिन टॉर्चर
तने रिमांड पर भेजा उस दिन और आज देखिए स्ट्रेचर पर पेश हुए। और वो खूब मतलब उसको जो तो कहना पता था ही कहा उन्होंने सारा। जीना मरने के लिए वो अरसरू पूरा कि ना जी ये सबसे वरिष्ठतम वकील है संघ के। वो वहां से उस मुकदमे से फारिग करते ही और मुझे मीजा में गिरफ्तार कर लिया वहीं से। तो वहां तो दलील अपील कुछ चलते नहीं थी, कुछ मीजा? चलती नहीं थी। मीजा में गिरफ्तार करके मुझे रोहतक जेल ले आए जी। और शरीर की हालत ऐसी थी कि 2.5 महीना पीजीआई रोहतक में मेरा इलाज हुआ। तो बुरी तरह यातनाएं दी। हाँ बुरी तरह यातनाएं। रोहतक मेरा जब ट्रीटमेंट हो रहा था, नानाजी देशमुख जी आए, वहाँ जितने चौधरी चांदराम थे बराबर में, वो सब सुबह से हम आते थे देखने। और 2.5 महीने बाद मुझे सेंट्रल जेल अम्बाला में भेज दिया गया। और अम्बाला में हम रहे। अम्बाला में नानाजी देशमुख भी उधर शिफ्ट हो गए थे, विजय कुमार मल्होत्रा दिल्ली वाले सारे लोग अम्बाला में। हरियाणा के कुछ चर्चित नाम जो उस दौर में आपके साथ जेल में रहे हो? मेरे साथ ठाकुर वीर सिंह थे जी। IPM रहे, चौधरी वीरेंद्र सिंह थे जी। रोहतक जेल में चौधरी देवीलाल, संत हरद्वारी लाल, नवीन पटनायक के पिताजी बीजू पटनायक, जी जी। पंडित श्रीराम शर्मा इस वार्ड में। जी जी। और पंडित श्रीराम शर्मा बड़े कटक थे। और वहाँ पीलू मोदी भी उस वार्ड में थे। जी जी। अब सबसे छोटी उम्र का मैं, तो इनका जब लड़ाई होती थी तो छूट छुटाव मैं करता। आप करा देते थे? किसी की मालिश करूं, किसी को सुबह चाय पिलाऊं, कुछ कर, मैं राजी रखता था। जी जी। चौधरी देवीलाल ने मेरे से चिट्ठी लिखवाई चौधरी रणजीत सिंह को, अपने बेटे को? अपने बेटे। अरे बोले ये जनसंघी बालक, एक 13 साल का ललित बत्रा सोनीपत का जी 7वीं का स्टूडेंट, वो भी सत्याग्रही बन के आया था। और बोले ये रामविलास देखो, इसकी शरीर देखो, तुम भी कुछ जाटा के छोरे 10वीं पढ़ोड़े नारे लगा के जेल में आओ न। तो चौधरी रणजीत सिंह को लिखा है कर वो। तो पंडित श्रीराम शर्मा ने कहा रामविलास ये पिल्लू मोदी हरामजादा शान ने इस बैरिक में पा गया ना तो तेरे कान में मरोड़ूंगा। मान वहाँ सरदार जी जेल सुपरिटेंडेंट बड़ा भला। मैंने कहा मान साहब इसको, और मेरे को पता लग गया उसी दिन शाम तो को। पिल्लू मोदी से क्यों खार खा रहे थे? वो बीफ खाता था इसलिए। हाँ उसकी मुलाकात में बीफ आती थी। अच्छा। और पंडित श्रीराम शर्मा तो हाँ वो शाकाहारी पक्के। और वैसे हिंदूवादी दृष्टिकोण में बीफ से नफरत है ही। फिर रोहतक से मुझे और अम्बाला में मास्टर शिव प्रसाद जी ex-MLA जी, उनके सगे भाई की डेथ हो गई। तो वहाँ विज साहब जेल सुपरिटेंडेंट थे। वहाँ मेरी माताजी पिताजी खंडवा बांधते, माताजी साधारण जो गांव की वेशभूषा। और अब अम्बाड़ा में वो तो पहली बार आए पूछते जी। तो वो बैठे, पिताजी बीड़ी पीने लग रहे और विज साहब जाने लगे। अरे बोला कोई डिप्टी था उनका कौशिक। अरे बोलो कौशिक ये पूछो कौन है। तो पिताजी से बोले भाई मैं रामविलास का बाप हूँ और ये रामविलास की माँ है, मिलने आए हैं। तो विज ने कहा ये तो रामविलास तो जेल तोड़ देगा का, इसकी तो मुलाकात कराओ। तो 6 बजे के बाद जेल की चाबी सुपरिटेंडेंट बंद करके जाता है जी। फिर जेल खुली, मुझे लाया गया। एक सरदार जी वही मलिक। अब वो गांव का समाचार क्या है भाई, वो गा ब्यागी जेर गेर दिए। तो वो साला मलिक कहे व्हाट इज दिस जेर। मन का मिस्टर मलिक नॉनसेंस, इट इज योर ड्यूटी। मुझे स्पेशली विज साहब ने बेचारे ने मुलाकात कराई है। ये 350 किलोमीटर से चल के आए हैं। तो वो 1.25 घंटे के बाद वो इशारा करने लगे
मैंने कहा बाबा थम चालो ही। बोल भाई रात ने हम कित जाओ, हम तो तेर कन डटांगा मुझको खैर वो चला गया। फिर हमारी 3 लोगों की ट्रांसफर हुई 22 जनवरी 1977 अम्बाला जेल से। अम्बाला जेल से चौधरी सूरजभान जी और डॉक्टर पीसी जैन जी हमारे प्रांत कार्यवाह थे, बराड़ा के रहने वाले, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एचओडी थे। तो सूरजभान जी की हालत आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं थी। जी तो वो एएसआई जो ड्राइवर था वो मेरे जिले का था, यादव। मैंने कहा राम मेर सूरजभान जी के घर होके चलना है। बोले ठीक है। सूरजभान जी की श्रीमती रोआ पीटे मैंने कहा कोई नहीं, सबकी हालत ऐसी ही है। जी जी तो सूरजभान जी को भेजा भागलपुर। सूरजभान जिंदल की भागीरथ पैलेस में दुकान थी जी। उस दुकान पर 3 महीना मैंने भी काम किया था जी। मुझे ये पता था सूरजभान जी को आखिरी तारीख में छोड़ेंगे और ये चुनाव कैसे लड़ेंगे। तो दैया मेरी सिक्योरिटी का इंचार्ज था। मैंने कहा दैया मेरे को एक टेलीफोन करना। जी। बोले सर हमारे पीछे भी लग रही है विजिलेंस। मैंने कहा मैं आऊंगा पक्का, ये बूथ है। मेरा नंबर याद था, सूरजभान जी का लड़का बालकृष्ण जिंदल अब नहीं है। जी जी। तो मैंने कहा भाई सुन बालकृष्ण, हमारे साथ 15 तो पुलिस वाले हैं और सूरजभान जी को भागलपुर भेजा जा रहा है जी। उनको चुनाव लड़ना है जी। जितने पीछे पड़े हैं वो लिया और वो साहब छाबड़ा भर के पूरी अचार वो लाए और 8,000 रुपये लाए। बोले जी इस समय घर में यही। तो जब चुनाव की घोषणा कर दी थी? हाँ चुनाव की घोषणा कर दी थी। 18 जनवरी को चुनाव की घोषणा हो गई थी ना जी। इमरजेंसी हट गई थी जी और चुनाव की घोषणा हो गई थी। आरएसएस पर प्रतिबंध भी हट गया था। तो वो 8,000 रुपये चोलिया भर के पूरी सब्जी लेके आए। मैंने सूरजभान जी को कहा भागलपुर से आपको आखिरी 2-3 दिन में छोड़ेंगे जी जी और सीधा जहाज की टिकट से आप नॉमिनेशन के लिए आ जाना। बोले आप ले लो कुछ, मेरे को क्या करना। तो आपको टिकट दी उस समय? नहीं, टिकट उस समय आपकी बंसीलाल जी को ये बहम था कि भिवानी से रामविलास को चुनाव लड़ाएंगे जी, इसीलिए तो गया भेजा। तो साहब वो 22 जनवरी को भागलपुर से सूरजभान जी को छोड़ दिया और 25 जनवरी लास्ट डेट थी नामांकन जी। सूरजभान जी जहाज में नामांकन भरा, सूरजभान जी लोकसभा चुनाव जीते और फिर गया में जी मैं स्पेशल सेल्स 20 कहते हैं उसको जी। तो कोठड़ी आधी जमीन में आधी ऊपर, कुल मिला के 5 फुट ऐसे 5 फुट ऐसे अपन, हाँ अपन 6.25 फुट के। और एक गफार नाम का मुसलमान, उस पर रेप का मर्डर का केस था, उसको फांसी की सजा हो गई जी। वो 6 नंबर कोठड़ी। तो उसकी मुलाकात आती, ये बीबी आ गई, वो बच्चे आ गए, वो चिंगाड़ मार के रोता था। मैंने अपनी सुविधा के लिए मैंने कहा गफार यार हमारा भगवान तो ऐसा नहीं है, तो ये गीता सुन। तो मैं ऊंची आवाज में 7 नंबर से और वो 6 नंबर में गीता सुन। 4 दिन बाद उसकी फांसी की सजा उम्र कैद में बदल गई। अच्छा हाँ, और वो पांव पकड़े रहे साहब मेरा नाम बदलो और ये करो। अच्छा वो मतलब मुस्लिम जो है उसको गीता पर आस्था हो गई? गीता पर आस्था हो गई। मेरे को शांति मिल गई क्योंकि रोआ चीखी बहुत होती थी तो उसको सुकून मिल गया। 18 मार्च को लोकसभा का चुनाव था जी। 19 मार्च को रिजल्ट आना था। 3 बजे गया जेल का सुपरिटेंडेंट मिस्टर सिन्हा और डिप्टी मिस्टर आलम खान
मेरी कोठड़ी के बाद एक पांडे जी वहाँ ASI तक निक्कर पहनते हैं, जी। तो वो पांडे जी को कहा भाई इनको खोलो और ये और तो कर जी आज चुनाव परिणाम आएगा, आपकी तो पूरी फाइल लाल कलम से लिखी हुई है। वो बोलते रहे, सुनते रहे। वो आलम खान कहे साहब, तो कहीं चुनाव परिणाम का आपको अंदाजा हो गया था कि हाँ जनता पार्टी आ जाएगी? नहीं, वो मतलब उन्होंने पूछा ना, वो आलम खान कहे साहब आपकी आंखों में कोई रहस्य है, आपके चेहरे पर चमक है, आपको कोई मायूसी नहीं है, आपके बारे में आपका क्या अनुमान? कई होली दिवाली हमारी जेलों में बीत गई, हरियाणा में होली का त्योहार, हमें बाहर का मौसम की जानकारी नहीं है। कि नहीं साहब आप कुछ तो बताओ। मैंने कहा भाई आप नहीं मानते तो जैसा भारत की मिट्टी का स्वभाव है, इमरजेंसी लगाने की जो तीनों ताकतें हैं वो चुनाव जरूर हारेंगी। बोले इंदिरा जी भी मगा और वो छोड़े। अरे साहब लोग रात के अंधेरे में सपना देखते हैं, आप सूरज की रोशनी में सपना देख रहे हैं। मैं भाई आपने बार बार पूछा तो मैं बता रहा हूँ। महेश जी रात को 2 बजे रेडियो पर खबर आई, मेरे उसका एक एक शब्द कानों में आज भी गूंज रहा है। इंदिरा गांधी की चुनाव नहीं, इंदिरा संजय बंसीलाल चुनाव हार गए हैं, जनता पार्टी भारी बहुमत की ओर। और बीच में एक गाना आता था, सुबह वाली गाड़ी से चले जाएंगे। ऐसा प्रिय गाना, ऐसा बढ़िया म्यूजिक हमने सुना नहीं। और 2:30 बजे वो आलम खान और सिन्हा आ गए और उस पांडे को कहा साला पांडवा त्योहार को पता नहीं, राष्ट्रीय नेता रहे त्रिवार सर आप चरण दीजिए, आप ऑफिस में चलिए। बदल गई भाषा, बदल गई ये सबकी। तो हीरो बन गए रामविलास जी फिर तो। मैंने कहा नाटक नौटंकी की जरूरत नहीं है, जब देश के कानून से जी मोरारजी प्राइम मिनिस्टर बन गए 22 मार्च को। जी जी। और मोरारजी को मेरी गया जेल का पता था और व्यास मोरारजी के OSD थे। जी जी। देखिए प्रभु की कृपा क्या होती है। तो व्यास ने एक सिंगल ऑर्डर निकाला जी, रिलीज रामविलास शर्मा नाउ इन सेंट्रल जेल गया, वीजा डिटेनो, रिपोर्ट बैक विद इन हाफ एन आवर। अच्छा इतना। तो ये कायदा होता है, जिस जेल में रहे, जिस एजेंसी ने इंटरोगेट किया, उस मलिक ने उस कागज को 2 बार उल्ट पुल्ट करके देखा, देयर एंड देन ही डाइड। और 22 मार्च को मैं मेरी टिकट कराई इन्होंने पटना से, गया से सीधी हमारा रेलवे स्टेशन लगता है जीरपुर। जी जी। तो दिल्ली जब गाड़ी आई तो चौधरी देवीलाल, पंडित भगवत दयाल, बलवंत राय जी तायल, डॉक्टर मंगल सेन जी, चौधरी मुख्तार सिंह जी, संत हरद्वारी लाल, इन सब को पता था मेरी। हरियाणा में तो चुनाव बाद में हुए ना, लोकसभा के बाद? लोकसभा के चुनाव तो हो गए ना। हाँ लोकसभा के बाद हरियाणा में हुए। हाँ लोकसभा के चुनाव तो सारे देश में मार्च में हो गए। जी जी। और विधानसभा के चुनाव हुए मई में। जी जी। तो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इन्होंने एक आदमी भेजा कि भाई ये सब लोग तेरे इंतजार में हैं। मैं वहाँ गया, सबको इन्होंने सब ने भाई बहुत पीड़ा झेली, तेरा नाम लेके तेरी माँ को बिठा के हमने 10 लोकसभा सीटें जीती हैं। मनोहर लाल सैनी हमारे लोकसभा से थे, यहाँ से जीत के महेंद्रगढ़ से जो है जो तो राव वीरेंद्र को हरा करके। विजय लक्ष्मी के साथ माँ घूंघट काटे बैठी रहती, भाई देखो इसका बेटा बिहार की गया जेल में, और पूरा चुनाव में। तो नहीं उस आपको आपातकाल के तुरंत बाद जो चुनाव, उसमें चुनाव लड़वाया? नहीं लड़ा। 77 में मुझे पहला चुनाव महेंद्रगढ़ विधानसभा से पहला चुनाव लड़े और आप चुनाव जीते जो? नहीं, वो चुनाव में 642 वोटों से हार गए। राव दलीप सिंह, क्योंकि राव वीरेंद्र हारे। जी जी। और यादव में गुस्सा था। जी जी। और मैंने 642 वोटों से राव दलीप सिंह जीते। तो मतलब कुल कितने दिन जेल काटी?
जेल काटी 18 महीने। रामविलास जी, आपने जेल यात्रा का पूरा वर्णन बताया, आपका जो यातनाएं झेली उनका भी बताया। एक बात मेरी समझ में कई बार ये सवाल आता है, मैं लोगों से पूछता हूँ कि जो स्वतंत्रता सेनानियों की तरह जो लोकतंत्र के सेनानी बना करके उनको पेंशन दी गई, लोगों का कहना है कि सम्मान दिया जाता, पेंशन नहीं दी जाती। पेंशन देना, आर्थिक लाभ देना, उसको कैसे आप उचित ठहराते हैं? देखिए, ये सवाल महेश जी श्रीमान कप्तान सिंह सोलंकी हमारे गवर्नर थे जी। तो इस पर विवाद था। मनोहर लाल जी इस बात के लिए राजी नहीं थे। तो एक संयोग था कि राजभवन में सोलंकी साहब भी थे, मनोहर लाल जी भी थे और मैं भी था जी। तो मैंने दोनों की उपस्थिति देख के वो सवाल रख दिया। जी। तो सोलंकी जी ने 25,000 का, मध्य प्रदेश में ये लोकतंत्र सेनानियों की 25,000 है, तो उन्होंने वो चेक काट के दिखा कि भाई मनोहर लाल जी तो रामविलास जी ठीक बात कर रहे हैं, ये 25,000 रुपया मुझे मिलता है। तो अभी रामविलास जी का चेक कितने का आ रहा है? 15,000 का? नहीं, हमारे यहाँ हरियाणा में 20,000 किया। 20,000 किया। तो कल लगे इससे हरियाणा में लोकतंत्र सेनानी 1300 थे पहले। जी जी। अब लगभग 600 बचे। जी जी। तो बाद में सारे प्रांतों में मुलायम सिंह जी ने तो यूपी में जो लोकतंत्र सेनानी है उनकी 30,000 है। जी जी। लगभग सारे देश में उनको ये तो मानदेय के रूप में देखा उसको, जो तो पेंशन है उसमें कुछ और सुविधाएं भी बाकी प्रांतों में ज्यादा हैं। जी जी। एक सवाल और था, क्या जो जनसंघ के थे जो उस समय, उन्हीं को ये सम्मान मिला है कि सभी पार्टियों का जो भी जेल गया था, चाहे वो समाजवादी हो, लोहियावादी हो, दूसरे दल का हो, वो उन सबको ही ये पेंशन मिल रही है या सिर्फ भाजपा वालों को? सभी को। तो जैसे लाला बलवंत राय जी ताहिल, वो तो कांग्रेस से आए थे। जी जी। वो जेल में थे हमारे साथ। मूलचंद जी जैन जी जेल में थे हमारे साथ। जी। देवीलाल जी के कुनबे के कई आदमी जेल में थे। जी जी। तो ये सभी पार्टियों से जो लोग जेल में रहे, जैसे ओम प्रकाश चौटाला जेल में नहीं था। जी जी। जैसे भिवानी में चेतना परिवार के 3 लोग एक ही परिवार के, उनको पेंशन। हाँ, पंडित रविंद्र वशिष्ठ, उनका बेटा देवव्रत वशिष्ठ, उनका रविंद्र का पोता उसको, उनको 3 पीढ़ी। एक प्रोफेसर साहब, आप ये देखिए, जो पूरे के पूरे जो सिस्टम को हम अगर अब एनालाइज करें आपातकाल के बाद का, तो एक कांग्रेस आने वाले समय में अगर किसान जैसे आंदोलन चला है, एक अभी जो मेरे से कांग्रेसी नेता का तर्क हो रहा था कि कल को ये कांग्रेस आएगी, ये किसानों को पेंशन दे देगी कि भाई उनके परिवार में दिवंगत हुए हैं किसान आंदोलन में, तो ये परिपाटी कहाँ तक उचित कहें? देखिए, जो किसान आंदोलन था महेश जी, आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, वो किसान आंदोलन का मालिक कौन था, उसको फंडिंग कहाँ से हो रही थी। कनाडा का ट्रूडो कनाडा की पार्लियामेंट में उनके समर्थन में बोलता है। वो जो किसान आंदोलन था वो, अब वो लाल किले पर तिरंगे झंडे के अच्छा साथ नहीं हुआ था जो सर, 40 दिल्ली पुलिस के जवान घायल हुए। ये तो नरेंद्र मोदी ने संयम रखा कि उस समय कुछ भी हो सकता था। अब समापन की ओर मेरा अंतिम सवाल है, आपातकाल का जो दौर था, उस दौर में सारी पार्टियां एकजुट हुई, इंदिरा गांधी सरकार को हटा दिया, भारी बहुमत देश की जनता को मिला। देश की जनता ने 2.5 साल में क्यों माफ कर दिया उनको? कल मेरी सुनील ग्रोवर से बात हो रही थी, 2.5 साल बाद लगभग 3 साल का समय हुआ होगा,
80 में जो चुनाव हुए उसमें इंदिरा गांधी थम्पिंग मेजोरिटी से वापस आ गई। आप आपातकाल को जो काला अध्याय बता रहे हैं, आपातकाल अगर काला अध्याय था, संविधान का हनन था, तो उन हनन करने वालों को ही, जिन्होंने संविधान की हत्या की, इंदिरा गांधी दोषी, संजय गांधी का जिक्र आया, बंसीलाल का, और बहुत सारे नेता दोषी थे। 3 साल बाद ही सत्ता में थम्पिंग मेजोरिटी से वापसी क्यों हुई उनकी? कहाँ कमी रही? आंदोलन हुआ, जनता ने माफ क्यों किया कांग्रेस को? देखिए महेश जी, आपका बड़ा ऐतिहासिक सवाल है ये। उस समय जनता पार्टी सरकार में पहले आ गई, कागज पर जनता पार्टी बाद में बढ़ी। हाँ, कागज चुनाव चिन्ह पर दूसरा लिया गया था मेरे ख्याल से। लोग कागज जनता पार्टी में लोगों ने सरकार जनता पार्टी की पहले बना दी, जनता पार्टी का संगठनात्मक ढांचा बाद में बना। इसमें कुछ तत्व ऐसे थे, एक तो सोशलिस्ट जी जो तत्व था वो था, राजनारायण जी जिसको रिप्रेजेंट करते, और इनको भी एक अहंकार गिर गया था। मधु लिमे जी ने एक प्रस्ताव पास कर दिया। आज जो भारतीय जनता पार्टी है ना जी, इन्होंने एक प्रस्ताव ऐसा पारित कर दिया कि जो आरएसएस से आए हुए लोग जनसंघ में हैं, ये दोहरी सदस्यता का सवाल उठा दिया। दोहरी सदस्यता नहीं रखोगे? हाँ, दोहरी सदस्यता। फिर 6 अप्रैल 1980 को बंबई में, बांद्रा में जनसंघ की यानी बीजेपी की स्थापना हुई, और मेरे कानों में मोहम्मद करीम छागला जो भारत के चीफ जस्टिस रहे जी, वो गेस्ट स्पीकर आए जी, और उनके शब्द मेरे कानों में हैं, आई मे लिव और नॉट बट यू पीपल विल सी दैट द फाइनेस्ट पर्सन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स वाजपेयी विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जी। ये 6 अप्रैल 1980 की भविष्यवाणी। तो भविष्यवाणी आगे चल करके सही हाँ, से सही हुई। तो ये कुछ तोड़क तत्व है, उनके कारण जो है वो टूटा। उन्होंने जी, मतलब दोहरी सदस्यता का एक शगुफा छोड़ के ना अलग करना था। हाँ, और इस तरह फिर वो जो है हाँ, दोबारा कांग्रेस आने में कामयाब। दोस्तों, आपने प्रोफेसर रामविलास शर्मा की जेल यात्रा की पूरी कहानी सुनी है। 25 जून 1975 को जो आपातकाल लागू हुआ देश में, उसके बाद काफ़ी यातनाएं इन्होंने झेली और इनका लंबा राजनीतिक सफ़र रहा है। पहले पॉडकास्ट में आज इतनी ही, इसके बाद दूसरे पॉडकास्ट में इनके राजनीतिक सफ़रनामे पर बात होगी और आज ही हम उस विषय पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर रामविलास जी।